गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए, जल्दी से। ओके बच्चों, हाँ, जो बच्चे पुराने हैं पहले मैं उनको बता दूं कि आप लोगों का टेस्ट है फ्राइडे को, याद है ना? ठीक है, मार्केटिंग का शुरू हो गई पढ़ाई। हाँ जी पुलकित, जानवी। सर आज तो स्टार्ट करेंगे ना। आज स्टार्ट हो जाए बस, ठीक है ना? फ्राइडे को 1 घंटे का टेस्ट है 12 बजे। और दिवांशी कहाँ भाग गए, जल्दी से आओ। और अच्छे से तैयारी करनी है, जिसके 25 में से 20 से कम आए उसका फिर से टेस्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। सर ऐसा क्यों? हाँ जी मैम। सर मैं 12 o'clock नहीं दे पाऊंगी। कल सर मैं 12 o'clock पे वो हम थर्सडे को बात करेंगे, अभी नहीं, वो थर्सडे को बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम शुरू करें। पहले तो आज हमारे साथ 4 न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देख लो पुलकित, आ रहे हैं बच्चे नए, ठीक है? तो मानस, आप कौन से स्कूल से है? सर डीएवी। डीएवी, वेरी गुड। और एक तो आपका दोस्त ही आया हुआ है, कनव का है, कनव कनव, ये रहा कनव, आपके स्कूल का ही है ना पुलकित? जानते भी हो गया। और वेदिक, एक और ये अभिनव। अभिनव कौन से स्कूल से बेटा? सर डीपीएस रोहिणी। डीपीएस। एंड राघव इज फ्रॉम डीपीएस अगेन, नो? यस सर। यस सर, डीपीएस रोहिणी। डीपीएस वन, ओके। तो बेटा अभिनव, आप ना एक बार आज की क्लास देखना, ठीक है? मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए, समझना। उसके बाद एक बार क्योंकि हमारी ज्यादा बात की हुई ना, आप मेरे को एक बार कॉल कर देना क्लास के बाद, ओके बच्चों? तो वैसे तो ये सब बच्चे हमारे स्टार्स ही है, क्लास के शाइनिंग स्टार्स है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनली एक बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका नाम है पुलकित। ये हमारी क्लास के रॉक स्टार है, क्योंकि जितने भी हमारे क्लास में जोक्स होते हैं और जितने भी हमारे एग्जांपल्स होते हैं वो इसी बच्चे में बनते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना है, इस बच्चे को नाराज नहीं करना किसी ने भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हमारी पहली क्लास है नेचर चैप्टर की, जिस ये जो चैप्टर है फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, ये बुक है। जो नए बच्चे आए, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेके अपने बारे में बोल देता हूँ, पुराने बच्चे सुनने आराम से। ये जो है ये बुक मैं आपको दूंगा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये बुक आपको मिलेगी, और ये बुक आपके लिए बाइबल का काम करेगी। इसके अलावा आपको कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी बुक में है। दोनों बुक्स की कंबाइंड ये बुक है। उसके बाद मैं आपको एक ये बुक दूंगा, जो कि आपके लिए क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, मतलब इसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव। 44 पेजेस में पूरी बीएसटी है। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। 44 पेजेस में पूरी बीएसटी है इस बुक में। ये बुक भी मैं आपको दूंगा जब हमारी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 3 बुक्स मैं आपको और दूंगा। एक बुक होगी जिसमें केस स्टडीज है, सारी सारी चैप्टर्स की केस स्टडीज है। एक बुक है जिसमें सारे चैप्टर्स की एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के अराउंड 550 क्वेश्चंस, आई रिपीट 550 क्वेश्चंस हम क्लास में ही करेंगे। केस स्टडीज के अराउंड 300 क्वेश्चंस हम क्लास में ही करेंगे। और उसके बाद हमारा एक बुक होगी जिसमें हमारे सैंपल पेपर्स है, पिछले सालों के 10-12 सैंपल पेपर्स होंगे। तो ये 5 सेट का कॉम्बिनेशन मैं आपको दूंगा, 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन। एंड आई बिलीव एंड आई कैन प्रॉमिस कि आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, सारी क्लासेस मेरी अटेंड करते हो, तो आपके 95 प्लस लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। पहली बात ये। दूसरी बात, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, शाम तक हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। इन केस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका नेटवर्क इशू आता है, तो उसका लिंक आपके ग्रुप में सेंड हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम ना हर क्लास में बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आज हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। लेकिन हमारा ये, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम उसको अच्छे से आपको याद करा के यहाँ से भेजेंगे। अगर वो याद नहीं हुआ तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? और अगर वो याद नहीं हुआ तो मैं पूरे साल आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। क्यों पुलकित? ऐसा हुआ नहीं ना कभी? याद हो जाता है ना सब कुछ, ठीक है ना? पुलकित तो नाराज हो गया लग रहा है? नहीं यार, सॉरी यार, कोई नहीं, सॉरी यार, ऐसे नहीं। तो तू नाराज हो या ना हो, देख जोक्स तो बनेंगे यार, देख उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तू नाराज मत हो, मैं तेरे को बाद में चॉकलेट वॉकलेट कुछ दे दूंगा। ओके, आइए बच्चों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो हमारा कोर्स है, जो पूरा मैनेजमेंट ही है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी बच्चा, जिसके स्कूल में हो चुका वो भी, जिसके स्कूल में नहीं भी हुआ वो भी ट्राई करेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बताइए, कोई ट्राई करेगा? कुछ सामान मैनेज करना जिसे जैसे अच्छे से लगे। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। मैंने पूछा मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने डेफिनेशन दी, सर मैनेज करना। क्या बात है, फिर तो कोऑर्डिनेशन। नहीं, सामान सामान जैसे जैसे इफेक्टिव लगे और जैसे जैसे यूज अच्छे से यूज हो पाए उस तरह से रखना। मतलब
कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन होती है पुलकित, या कोऑर्डिनेशन एक जब मार्केटिंग की डेफिनेशन होती है मार्केटिंग करना, यही बोल दोगे सामान की मार्केटिंग करना। बेटा जब आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि उस डेफिनेशन में वो वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए, यस और नो। जिस चीज की डेफिनेशन दे रहे हो अगर उस डेफिनेशन में वही वर्ड आ जाएगा तो बात नहीं है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझते बहुत ही सिंपल है, कोई नोट्स ओपन नहीं करेगा। आज मेरे अंदर एक अलग ही तरीके का वो कहते हैं ना जोश आया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट। अब अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये 3 वर्ड से बना, अभी कोई नोट्स नहीं बोलेगा। देखो पहला वर्ड है हमारा मैनेज, दूसरा वर्ड है मेन, और तीसरा वर्ड है टी जिसका मतलब है द। तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैनेज द मेन। अब देखते हैं बच्चों मैनेजर कौन, एक अच्छा मैनेजर होता कौन है। एक अच्छा मैनेजर बताइए मेरे को, एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो सारे काम खुद करता है या औरों से काम करवाना जानता है। मुझे एक बात बताइए, एक अच्छा मैनेजर कौन है, जो सारे काम खुद करता है या औरों से ये जानता है कि कैसे काम करवाएंगे। बताइए, सोच के बताइए। सर जो जानते हैं कि जानता है। धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी खुद काम करते हैं, कुछ नहीं करते वो खुद, लेकिन उसको ये पता है कि किस बंदे को मैं अपनी कंपनी में रखूंगा जो मेरे लिए काम कर सकता है। तो बेसिकली ये तो समझ आ गया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट का मतलब है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है। और जब हम लोगों से काम निकलवाते हैं तो हमें एक बात बताओ पुलकित, हम जब आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप क्या 2 चीजों पे ध्यान दोगे, क्या 2 चीजें होगी जिसके ऊपर आप ध्यान दोगे अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो। सोच के बताओ, अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो, टाइम से कर रहा है और ढंग से कर रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। देखो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था इसको रॉकस्टार क्लास का, ये बंदा भी बढ़िया आंसर भी बढ़िया देता है, देख लो सब। तो बिल्कुल सही आपने कहा, टाइम पे भी काम करते हैं। और अगर आप में से बच्चों किसी को वैसे वाले शौक हो, आप समझ रहे हो ना वैसे वाले, तो ये बंदा आपको पूरी कंपनी करेगा। इसको हर चीज का आइडिया है, कहाँ पे शाम को क्या सामान मिलता है, आपको चकना वकना सब इसके पास पूरी अच्छी चीजें। तो अगर कोई हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट पुलकित सोइन, नंबर में थोड़ी देर में फ्लैश कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, तो बिल्कुल सही बोला पुलकित ने। 2 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि काम टाइम पे हो और बिल्कुल अच्छे से हो, यही बोला। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा, जो नोट्स ओपन करेगा बोर्ड में फेल हो जाएगा, देख लेना। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस, अरे यार क्या चक्कर है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन। आप लोगों से काम करवा रहे हो ना, गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ, लेकिन आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, विद द एम ऑफ, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। और जैसे हमारे पुलकित सर ने बोला, अचीविंग द गोल्स 2 चीजें, टाइम पे काम हो और सबसे अच्छे से काम हो, इफेक्टिवली and efficiently. It is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. इस डेफिनेशन में मैं 3 टर्म्स को बॉक्स में डालूंगा, 3 टर्म्स को मैं बॉक्स में डालूंगा। एक हो गई हमारी प्रोसेस, एक हो गई हमारी इफेक्टिवली, और एक हो गई हमारी एफिशिएंटली। इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि इफेक्टिवली का मतलब होता है काम जो है वो टाइम पे खत्म हो, और एफिशिएंटली का मतलब होता है सबसे कम कॉस्ट पे खत्म हो, सबसे कम कॉस्ट में काम हो। इफेक्टिवली का मतलब टाइम और एफिशिएंटली का मतलब कॉस्ट। तो अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, 1, 2 और 3 टर्म्स के ऊपर। पहले डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर से बोल दो, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी आपको याद नहीं हुई, तो मैं फिर से बोलता हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लास्ट टाइम बोलूंगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक बार और बोल देता हूं, चलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आप लोगों की मैं पूछना शुरू करूंगा, देख लो अगर याद हो गई तो बता दो, नहीं हुई तो अभी भी टाइम है आपके पास 2 मिनट। बोलो, नहीं हुई याद हो गई सबको? क्योंकि मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, और आज है मंगलवार और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं बताई तो फिर मैं ऐसी कोई गंदी गंदी आपको गालियां दे दूंगा कि फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलो, शुरू करें? और पुलकित क्या लगता है, बोर्ड्स होएंगे इस बार, नहीं होएंगे? मैं कौन होता हूँ बोलने? अरे आप ही तो, आपसे तो पूछते हैं सब यार, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर साहब और ये सब। सर आ तो गया कि 15 जुलाई से होंगे। एक तो ओपन किए थे,
अरे यार ऐसी बात कर रहा है तू, है? चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले दिव्यांशी से पूछते हैं। तो दिव्यांशी आप बताइए डेफिनेशन मुझे। दिव्यांशी, दिवांशी, ओके दिवांशी। So it is the process of, इट इज क्या? इट इज क्या? so management is the process of ऑफ, हाँ, ऑफ क्या? गेटिंग द, getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. वेरी गुड। अब आ जाओ, अब आ जाओ राघव जी, आप बोलो। राघव आप ट्राई करो एक बार। व्हाट इज मैनेजमेंट? Management is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals efficiently and क्या बात है effectively. राघव, पहली क्लास में जो है तो छक्का मार दिया है। अक्षर आप ट्राई करो अब जल्दी से। कौन पढ़ाता है यार? तो ऐसे तुम्हें इतने अच्छे से कौन पढ़ा रहा है? अक्षर ट्राई करो। Management is the process of getting the work done with the aim of achieving goals effectively and आज मुझे efficiently. बड़ी गालियां पड़ रही है नीचे से, है ना? कहीं से तो पड़ रही है गालियां। ये एक बंदा जो बैठा हुआ है ना क्लास में ऑरेंज टी शर्ट पे, ये गालियां दे रहा है मुझे। अभिनव आप बताओ। सर अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। हाँ। सर अनम्यूट। हाँ सॉरी से वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। बोलिए। Management is the process of getting the work done with the aim of with the aim of achieving it effectively and Achieving efficiently. the goals effectively and efficiently। हाँ जी सर, मानस आप बताइए। So management is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. ओके, बिल्कुल सही। चलिए अब हम इसमें जो 3 टर्म्स हमने लिखी है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहली टर्म है हमारी प्रोसेस। तो प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारी पहली बुक के चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है, वो प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, इट रेफर्स टू द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू द 5 functions of management, namely 5 functions of management, namely कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ये जो 5 फंक्शंस होते हैं इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और इसको लिए हमने सबका ही फर्स्ट लेटर निकाल लिया। आगे जब भी मैं बोलूंगा कि 5 फंक्शंस के नाम, मतलब 5 फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमें बस ये बोलूंगा मैं पोस्ट बीसी, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके फर्स्ट लेटर्स। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे व्हेन द टाइम विल कम। प्लानिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, स्टाफिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, मतलब करीबन 25-30 क्लासेस लगेगी इसके ऊपर। 50% कोर्स है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। हाँ जी सर बोलिए, बोल के क्या कह रहे हैं? यूनिट बनाई हुई है इसकी, प्लानिंग और हाँ, इसके सबके चैप्टर्स है। प्लानिंग का अपना चैप्टर, ऑर्गेनाइज, ये जो बुक है ना हमारी, चैप्टर जो फर्स्ट बुक है जिसमें 8 चैप्टर है, उसके पहले 3 चैप्टर हटा दे। पहले 3 चैप्टर हटा के 4th, 5th, 6th, 7th, 8th यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मार्केटिंग में बस इंट्रो है। किसमें? मार्केटिंग में बस मैनेजमेंट है। आज हम सिर्फ इंट्रो करेंगे। मैनेजमेंट जो है। सिर्फ इंट्रो करेंगे, इंट्रो भी नहीं करेंगे हम, बस एक लाइन में पढ़ेंगे। इंट्रो दे रखी है, हम वो भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे आपको एक लाइन में कि प्लानिंग है क्या, ऑर्गेनाइजिंग है क्या, क्योंकि व्हाई टू वेस्ट टाइम, जब हमें करना ही है अगली क्लासेस में और आगे, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना? बस इतना आपको पता हो कि प्लानिंग है क्या क्या है। देखो सबसे बढ़िया से पढ़ती है जानवी, पूरी फैल के, पूरा सोफे पे बैठी हुई है, अच्छे से फैली पड़ी है कि मतलब कहीं से कोई थकान ना हो, है ना बेटा? बिल्कुल सही है। और वेदिका देखो अपनी वीडियो ही नहीं ऑन करी। चलो एनीवेज कोई नहीं, देखते जानवी, इट्स ओके, वेरी गुड, बिल्कुल थकान नहीं होनी चाहिए पढ़ते हुए। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा प्लानिंग का क्या मतलब होता है। प्लानिंग का मतलब होता है हमें क्या अचीव करना है और हमें कैसे अचीव करना है। बस मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, व्हाट डू वी वांट टू अचीव एंड कैसे, हाउ वी विल अचीव, बस खत्म। इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरे चैप्टर्स है। प्लानिंग में 4 क्लासेस लगती है, ऑर्गेनाइजिंग में 6 क्लास लगती है, स्टाफिंग में 6 क्लास लगती है, डायरेक्टिंग में 7 क्लास लगती है, कंट्रोलिंग में 2 क्लास लगती है। कितनी हो गई? 12 और 7 19 20 21 25 क्लासेस लगेगी इस टॉपिक पे। तो हम अभी क्यों टाइम वेस्ट करें? ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम ये करते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है, फिर हम उसके लिए क्या इकट्ठा करते हैं? वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेज।
हम क्या शुरू कर देते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि चलो अब मेरे को क्लास 12th में कॉमर्स, सॉरी 11th में कॉमर्स लेनी है। अब आपने डिसीजन लिया 10th के बाद, तो अब आप क्या करोगे, उसके लिए बुक्स वगैरह लेनी शुरू करोगे, ट्यूशंस वगैरह लगाना शुरू करोगे, ये ठीक है ना। फिर स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में हम लोगों को रखते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ रिसोर्सेज रखे, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करना शुरू करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। फिर डायरेक्टिंग चैप्टर में क्या होता है, डायरेक्टिंग चैप्टर में हम कमांड देना शुरू करते हैं उनको, सुपीरियर्स जो होते हैं वो अपने लोगों को कमांड करना शुरू करते हैं। एंड कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो हमारे गोल थे क्या वो वैसे ही अचीव हुए जैसे हमने सोचे थे, या कुछ कमी है, और अगर कुछ कमी है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? ओके चल, अब आते हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि उसके ऊपर केस स्टडीज भर भर के आती है, भर भर के। तो हम देखते हैं कि ये इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है बेटा, इफेक्टिवली का अगर मैं आपको एक लाइन में मतलब बताऊं तो वो है doing the right task, completing the activities on time. Effectively means doing the right task, completing the activities on time. बस खत्म। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया और आपको मैंने टाइम लिमिट दिया कि आपको इस टास्क को इस दिन तक करना है या इतने बजे तक करना है, तो आप कुछ भी करो, चाहे आप कितनी ही कॉस्ट लगाओ, कितना ही कुछ लगाओ, अगर आपका वो काम उस टाइम पे पूरा हो जाता है, दैट मींस यू आर इफेक्टिव। चाहे आपका टारगेट 1 लाख रुपए का था, आपने 2 लाख ही क्यों नहीं लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिवली का मतलब होता है सिर्फ टास्क की कंप्लीशन से, अगर टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, दैट मींस यू आर इफेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। समझ में आ गई बात? इनफैक्ट मैं ये वर्ड यहां लिख भी देता हूं क्योंकि बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं यहां लिख भी देता हूं irrespective of the cost involved, irrespective of the cost involved। ठीक है जी, चाहे आपकी 1 लाख का टारगेट था और आपने 2 लाख लगा दिए लेकिन आपका काम पूरा हो गया, दैट मींस आप इफेक्टिव हो। समझ में आ गई बात? अब आते हैं एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि पूरी केस स्टडीज आती है, मैं भी अभी एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब आते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब हो गया, डूइंग द राइट टास्क, अभी नोट्स में कुछ नहीं पढ़ना बेटा, विद द मिनिमम कॉस्ट। अब समझते हैं, मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक टारगेट दिया कि आपको 1000 शर्ट्स बनानी है 1 लाख रुपीस में, ठीक है जी। एक मैं यहां लिखता हूं ओनली कंसर्न विद कॉस्ट, ओनली कंसर्न विद कॉस्ट। मैं इसको समझाता हूं मैंने ये क्या लिखा। क्या हुआ, मैंने आपको एक टारगेट दिया, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, मैंने आपको एक टारगेट दिया कि आपको 1 लाख रुपए में 1000 शर्टें बनानी है इस दिन तक, ठीक है। मान लीजिए 3 दिन का मैंने आपको टारगेट दिया, आपने शर्ट्स बनानी शुरू की, लेकिन आपने 1 लाख रुपए में 1000 की जगह आपकी 800 शर्ट्स बनी, 800 शर्ट्स बनी, तो आप एफिशिएंट हो क्योंकि आपने कॉस्ट पूरी एक्सीड नहीं की। लेकिन यहाँ पे आप क्या नहीं हो, इफेक्टिव नहीं हो क्योंकि आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो एफिशिएंसी इज ओनली रिलेटेड विद कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस इज ओनली रिलेटेड विद वर्क। समझ में आ गया बच्चों, दोनों में चीजें। अब मेरे को एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ, क्या सिर्फ इफेक्टिवनेस से काम चल जाएगा? मतलब आप टारगेट तो पूरा कर लेते हो लेकिन कॉस्ट की आप ऐसे कर देते हो, लंका लगा देते हो, और कोई गाली नहीं दे सकता ना, तो लंका लगा देते हो, तो 1 लाख की 2 लाख कर देते हो कॉस्ट, तो काम चल जाएगा क्या इससे? हर बार कॉस्ट एक्सीड करोगे तो काम चल जाएगा? नहीं। और ऑन द अदर हैंड चलो कॉस्ट एक्सीड नहीं करते लेकिन आपका ऑर्डर ही पूरा नहीं होता, क्या उससे काम चल जाएगा? दोनों ही चीजें सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इफेक्टिव होना भी करेक्ट नहीं है और सिर्फ एफिशिएंट होना भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजर को बोथ इफेक्टिव भी होना पड़ेगा एंड एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। बताइए, समझ में आ गई बात? अब मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूं और सुनिएगा। जैसे मैंने एक स्टडी रखी कि एक सुपीरियर ने एक सबऑर्डिनेट को एक टास्क दिया कि उसको 1000 शर्ट्स बनानी है विद इन अ वीक, और उसके लिए उसने टारगेट दिया 2 लाख रुपीस का। सबऑर्डिनेट ने काम शुरू किया और 1-2 दिन के बाद उसने रियलाइज किया कि
पावर कट बहुत हो रहा है, मतलब लाइट बहुत जा रही है, तो उसको समझ लगा कि we will not be able to complete the target on time. So he decided to run the factory on double shift basis, और उसने रात के लिए मतलब इवनिंग शिफ्ट के लिए और वर्कर्स को बुला दिया। ऐसा करने से उसका टारगेट तो पूरा हो गया 1000 शर्ट्स का, लेकिन 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए लग गए। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा, और जितना पूछूंगा सिर्फ उतना जवाब देगा। तो मेरा सवाल है गिरीश, डू यू थिंक द मैनेजर इज एफिशिएंट? मैं कोई और जवाब नहीं देगा, मैं सिर्फ गिरीश से पूछ रहा हूँ। गिरीश, डू यू थिंक द मैनेजर इज एफिशिएंट? यस और नो, एंड गिव इट, बताइए। नहीं सर, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लग गई ना। एफिशिएंटली में कॉस्ट का मैटर करता है, इफेक्टिवली में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट है। अच्छा, तो आपका आंसर है कि वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट लग गई, इफेक्टिव में आपने इफेक्टिव का भी थोड़ा सा आंसर लिख दिया। अब मुझे एक बात कहिए, इनका आंसर से सब लोग वो करते हैं, रजामंदी रखते हैं? अगर कोई चेंज करना चाहता है, या मतलब चेंज इन द सेंस अगर कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है कि सर मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिख के आऊंगा, तो आप अपना बताइए। अगर फ्रेमिंग चेंज करना चाहते हैं आंसर की कि सर इसका आंसर की फ्रेमिंग गलत थी, तो मेरे को बताइए। सबको सही लग रहा है इसका आंसर? मुझे तो सही नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा इसका आंसर। इसके आंसर में एक गलती थी। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जितना पूछूं उतना बताना, और जिससे पूछूं उतना बता, उस वही बताए। तो क्या उसने इतना ही बताया जितना मैंने इससे पूछा? ज्यादा बता दिया। ज्यादा बता दिया। इसने क्या ज्यादा बता दिया? इसने इफेक्टिव के बारे में भी बता दिया, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक आंसर देता हूं। कल ही हम दूसरे बैच में इसका पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो एक बच्चे ने क्या गलती करी, सेम क्वेश्चन मैंने उसके आंसर पेपर में दिया था, टेस्ट पेपर में। तो उसने लिखा यस ही इज नो ही इज नॉट एफिशिएंट बट ही इज इफेक्टिव बिकॉज़ ही हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। आंसर क्वेश्चन था डू यू थिंक ही इज एफिशिएंट, गिव रीजंस। तो आंसर आपने एफिशिएंट का यस और नो तो दे दिया, लेकिन क्या आपने रीजन एफिशिएंसी का दिया? आपने रीजन किसका दे दिया? इफेक्टिवनेस का। गिरीश ने ये गलती नहीं की, गिरीश ने इफेक्टिवनेस का नहीं, उसने एफिशिएंसी का रीजन दिया। लेकिन द पॉइंट इज, जब हम एक्स्ट्रा करने की, सेवा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम गलती कर जाते हैं। आपका आंसर होना चाहिए था इन द अबव केस ही इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज़ ही हैज मैनेजर हैज एक्सीडेड द वर्क टारगेट, इज द कॉस्ट टारगेट। खत्म। यस और नो गिरीश? गलती समझ में आई क्या हो सकती है? ओके सर। सबको समझ में आया? तो जितना पूछे सिर्फ उतना ही जवाब देना है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग डेफिनेशन भूल गए? तो सब बच्चे अनम्यूट करो अपना आपको, सब बच्चे अनम्यूट करो। एक बार मैं 9-10 बच्चे, जितने भी क्लास में 9 आप हो गए और एक आपसे छोटा मैं हो गया, तो 10 लोग हम जरा डेफिनेशन बोलेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं डेफिनेशन को। मैनेजमेंट इज द सबके Process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. सिर्फ गिरीश ने ही सिर्फ याद कर रखे। गिरीश की ऐसी बुलंद आवाज आ रही है और किसी की नहीं आ रही। पुलकित आप बताओ। Management is अब आएगी मैनली आवाज। हाँ बोलो। Management is the process of getting the work done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. एंड लास्ट टाइम कनव ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े नींद में है, तो कनव आप जरा डेफिनेशन बोलेंगे। पानी पी लो यार, पानी पी लो अगर नींद में हो तो। हाँ, Management is the process of work done, getting the work done with the achieving with the aim of achieving goals efficiently and effectively. इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? इतना चले ऐसा करते हैं, पहले इतना ही अपने नोट्स में से देख लेते हैं। तो जिन बच्चों के पास प्रिंट आउट है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों के पास प्रिंट आउट नहीं है कोई बात नहीं, आज आप मैनेज कर लीजिए फोन से, बट नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज प्रिंट आउट को निकालने की कोशिश करो। ओके बच्चों, कम टू पेज नंबर 1.1। आपके सामने 1.1 जो पेज है ये वाला, इसमें डेफिनेशन मार्क हुई हुई है, उस पे 3 बॉक्सेस भी बने हुए हैं। पहले पेज पे आ जाइए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस को हाईलाइट करिए, इफेक्टिवली को हाईलाइट करिए, एफिशिएंटली को हाईलाइट करिए। इस बॉक्स के लेफ्ट में लिखिए डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन है 1 मार्कर की। और अगर मैं आपकी जगह होता और आपकी जगह में मैं पेपर दे रहा होता, तो मैं क्या करता? मैं इस डेफिनेशन को कैसे यूज करता? ये देखिए, मैं इस डेफिनेशन को जहां मेरे को अच्छे से याद है, और ये याद हो ही जाएगी, 10 बार तो आज बोल चुके और 10 बार बोलेंगे। अगर मेरे सामने मान लीजिए ये शीट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे यहाँ पे, जैसे एक पेज है ये बड़ा, इस पेज के अंदर
मैं यहाँ पे इस डेफिनेशन को ऐसे लिख के आता, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब मेरे को तो दिखानी है ना उसको डेफिनेशन की, देख मैंने डेफिनेशन याद करी है, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, या यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना के लिख दिया, बॉक्स बना के लिखो, जो चीज आप अच्छी लिख रहे हो, आपको पता है कि करेक्ट है, वर्ड टू वर्ड करेक्ट है, प्रोमिनेंट है, तो आप उसको दिखाओ अपने एग्जामिनर को, ठीक है। ये एक प्रेजेंटेशन की टिप मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, इसी के नीचे एक लाइन है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वाली, अगेन बॉक्स में, ये इतनी अच्छी लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में लिखो कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर में इस लाइन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये लाइन कह क्या रही है, ये लाइन कह रही है कि इतनी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि आपकी एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, रिलायंस हो गई, ये फ्लूक में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, फ्लूक मतलब तुक्के में, ये तुक्के में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये इतनी सक्सेसफुल इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने एक डेलिबरेटली एक प्रोसेस फॉलो किया है जिसका नाम है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की वजह से इतनी सक्सेसफुल हुई है, ये ऐसे तुक्के में सक्सेसफुल नहीं हुई। तो क्या लिखा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ये लाइन आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, जो भी बड़ा क्वेश्चन है उसकी कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते हो आप, उसके अलावा ये कहीं पे भी लिख सकते हो, इस लाइन को कहीं पे भी इस लाइन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई, तो इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस लाइन को इसके लेफ्ट में लिखिए कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अब आते हैं, we need to elaborate 3 terms used in the definition of management। सबसे पहला process, it means the primary function or activities that management performs to get the things done। अंडरलाइन करिए प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज, अंडरलाइन करिए प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज जो हमने अभी पढ़े, these functions are planning, organizing, staffing, directing, controlling। वहां पे जहां पे आप ये लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में लिखिए इसका POS DC कैपिटल में, जैसे मैंने लिखा था, क्योंकि ये जो है हम आगे पूरे साल जब भी हमें ये 5 के नाम लेने होंगे, हम पूरा नहीं बोलेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम सिर्फ POS DC बोलेंगे, जो इसका शॉर्ट में हम याद करते हैं। तो उसको वहां पे लिख लीजिए POS DC, अपने याद करने के लिए। जिन बच्चों के पास प्रिंट आउट है, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो प्लीज अरेंज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। आगे चलते हैं, effectively and efficiently। Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing the activities and achieving the goals on time। अंडरलाइन करिए doing the right task, अंडरलाइन करिए on time, ठीक है। एंड efficiently it means doing the task correctly and with minimum cost। इसके बाद का सारा कट कर दीजिए efficiency का, सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपको, it means doing the task correctly and with minimum cost। इसके बाद का ये जो है if by using से लेके incurred तक, ये सब कुछ कट कर दीजिए, ओके। तो efficiency की डेफिनेशन भी हो गई, effectiveness की भी हो गई। अब आते हैं, management has to see that the tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness, with the least amount of resources at a minimum cost, that is efficiency। समझ में आ गई बात? okay। बच्चों देखो, अब इसके बाद ना मैं आपके सामने एक ऐसी बात बोलूंगा, आपको बड़ी हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि ये हम किस पागल से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। ओके, सुनना मेरी बात, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज। लिखा हुआ है कि नहीं जानवी? अब ऐसा करो, काट दो इस पूरे को, कट कर दो पूरे पैराग्राफ को, नीचे तक कट कर दो। अब आपको लग रहा है कि यार सर ये क्या आपने वो मचा रखी है, वही जो आप सोच रहे हो, ये क्या आपने वो मचा रखी है सर, ठीक है, ये क्या बात हुई सर? पहले आप बोल रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर कटवा रहे हो। बेटा इसलिए कटवा दिया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इसलिए कटवा दिया क्योंकि जो एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया ना क्लास में, ये वही लिखा हुआ है। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जांपल को। कि टाइम पे काम हो रहा है, दैट मींस इफेक्टिवनेस, और अगर टाइम कॉस्ट बढ़ रही है, दैट मींस एफिशिएंसी। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये वही कहानी पूरी लिखी हुई है कि सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बुलाया, सबऑर्डिनेट को काम दिया, उसने काम शुरू किया, फिर उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई, फिर उसने ये कॉस्टिंग बढ़ा दी, फिर ये हो गया, तो वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, वो सब लिखा हुआ है, जिसको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छे से याद समझ आ चुके, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। टाइम पे काम हुआ, कॉस्ट की कोई बात नहीं है, इफेक्टिवनेस। टाइम काम हुआ या नहीं हुआ, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी। जितना पूछा जाए उतनी ही सेवा करनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बताइए, समझ में आ गई बात? तो क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, मेरा मन रखने के लिए, सिर्फ मेरा मन रखने के लिए एक बार डेफिनेशन और बोल दीजिए सब बच्चे, अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए। मैनेजमेंट इज द Management is the Management is the process process getting of the work getting done the with सबकी आवाज the में aim of goals, achieving the goals efficiently and effectively and achieving goals by effectiveness and efficiency। कहते हैं ना कि जब एक बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ा दो तो फिर वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। तो इस बार सबने डेफिनेशन बोली, इनफैक्ट वेदिका ने भी बोली है, लेकिन उसी ने नहीं बोली जो पहले बोल रहा था, जीके। जीके सर कमरे में कोई है इसलिए नहीं बोली मैंने, अभी मम्मी जा रही है इसलिए नहीं बोली मैंने। नहीं बोली क्योंकि अब इनको याद है, ये कह रहे हैं मुझे तो
याद ही है। नहीं सर। हाँ जी, चलिए ओके आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको याद हो गया। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। एक तो ना मेरी जुल्फे, ये जो है ना, मैं क्या करूं इन जुल्फों का, बार बार नीचे गिर जाती है। एक साइड तो इतनी बड़ी हो गई, एक साइड है ही नहीं। चलिए आइए ओके बच्चों, तो अब हम एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अपने पुराने बच्चों को जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको करवाया था पिछले साल की 9 तारीख। याद है जब मैंने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कराए थे। मैनेजमेंट देखिए, लाज रखनी है तुम बच्चों को मेरी, नए बच्चे आए हुए सारे याद होने चाहिए, पहले बता दो। तो पिछले महीने की, पिछले महीने भी नहीं, हाँ अप्रैल, हाँ पिछले महीने की 9 तारीख को किया था और आज हो गई है 25 तारीख मई की। और उसके बाद हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे पुराने बच्चे बोल देंगे, भैया बोल देना, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे पुराने बच्चे बोल देंगे, क्योंकि ऐसी बढ़िया तरीके से याद कराई थी। अभी तक आपके स्कूल में चैप्टर हो चुका पहला? अभी ना पहला वाला चैप्टर हो चुका अरे है। जल्दी याद कर लो तुम पुराने बच्चों, तुम्हारे टाइप दे रहा हूँ। अच्छा, और राघव आपके स्कूल में हो चुका है? यस सर, हम दोनों सेम स्कूल में है सर, मैं और अभिनव। पीपीएस कौन से वाला आपका? सर रोहिणी। रोहिणी सेक्टर 24 में है ना? यस। ओके, तो राघव अगर आपके स्कूल में ये हो चुका है तो आपको फीचर्स तो याद होंगे यस सर। सारे? यस सर। और अभिनव आपको भी याद है? नहीं सर, अभी इतने अच्छे से याद। ठीक है, अब ठीक है, अभिनव से बुलवाते हैं फिर, ठीक है, अब जिसको याद नहीं उसी से बुलवाते हैं। तो अब चलो कोई, मानस आपको याद है फीचर्स की हेडिंग्स? नो सर। नहीं, देखो यही तो बात है ना। अब देखना, अब मैं आपको याद कराऊंगा, सारे के सारे आपको फीचर्स याद हो जाएंगे। पहली बात तो ये 7 फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पहले तो ये बताइए कि फीचर्स जो क्वेश्चन है इसके और क्या नाम हो सकते हैं, फीचर्स का और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, बताइए। कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड, करेक्ट। Attributes. और क्या बोला? एट्रीब्यूट्स। नहीं क्या समझ यार, गिरीश तू Attributes बोल रहे हो। कहाँ बैठता है यार, तू कौन सी शादी में बैठता है, इतना शोर आता है तेरे पीछे से, पता नहीं क्या ही चक्कर है। लैपटॉप खराब है इसका। लैपटॉप करा दो भाई, तू थोड़ा सा सही करा ले यार इसको। एट्रीब्यूट्स, बहुत शोर आता है यार तेरे उस पे। ओके, अब देखिए बच्चों, तो ये 7 है और पुलकित बताएगा, ठीक है, ट्राई करेगा। पुलकित पहला बता। वो तो लिख दो। वो तो मैं बोलता हूँ, पी बता दे। पी परवेसिव। परवेसिव पहला होता है, परवेसिव। चलो राघव को याद है, राघव आप बताओगे जरा सारे, और क्या होता है राघव? अभिनव कौन कितने आते हैं, 1-2 बता दे अभिनव। ग्रुप ग्रुप हाँ तेरे को तो आते ही है यार, तेरे को तो सारे आते हैं। कंटीन्यूअस। एक गोल ओरिएंटेड हो गया और एक मल्टी डायमेंशनल याद है। आप हाँ कौन सा अभिनव? एक गोल ओरिएंटेड हो गया, ठीक है, मैं गोल ओरिएंटेड यहाँ लिख देता हूँ, और एक आपने मल्टी डायमेंशनल बोला, ठीक है जी, मैं मल्टी डायमेंशनल यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद राघव ने कोई बताया? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, चलिए ये पुलकित ने भी बोला था, ठीक सर है। इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल बिल्कुल सही है सर, और बताइए। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक मिनट, हाँ कंटिन्यूअस लिख देते हैं यहाँ पे। एंड सर आगे? सर डायनामिक। ठीक है जी, तो ये हमारे 7 होते हैं। हाँ जी, फीस वापस। अभी तो दी भी नहीं इसने फीस वापस, अभी आगे बढ़ने तो दे। देख तू मेरे तो यार, तू ऐसे क्यों कर रहा है यार, तेरे को क्या दिक्कत है भाई? छोटे भाई बड़े भाई की थोड़ी दुकान चल जाएगी, तेरे को क्या चिंता है? ओके बच्चों, तो ये तो चलो कोई नहीं, राघव तो इंटेलिजेंट बॉय है, इसको याद है, लेकिन और सबको भी याद कराते हैं हम, क्योंकि और सबको याद नहीं थी ना, तो अब और सबको याद कराते हैं। देखो बच्चों, आप नोट कर रहे होंगे कि ये 7 को मैंने जैसे बच्चे बोल रहे थे ना वैसे नहीं लिखा, मैंने कुछ अपने हिसाब से लिखा है इनको। तो आप ना अब सबका ये लेटर को जरा एक बार अंडरलाइन कर लो, ये दिख नहीं रहा कलर, कोई और ये ले, PIGGMC&D। आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे जो ये है, सिर्फ इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। तो ये जो है ना, मैंने इसके लिए ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों को ये याद नहीं होता, जो अभी सामने भी है, आप लोगों के स्कूल में चैप्टर हो चुका है लेकिन आपको याद नहीं है। हमने इसका फनी से स्लैंग बना रखे, ठीक है। पिग गोस टू, हाँ पिग, इसका हमने स्लैंग क्या बनाया, पिग, PIG और गोज। अब इसमें आप देखोगे कुछ शॉर्ट में है, कुछ फुल में है, 2MCD। देखो जो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में उसको मैंने यूज किया, जैसे आप नोट कर सकते हो, P से परवेसिव, I से इंटेंजिबल, G से ग्रुप एक्टिविटी, G से गोल ओरिएंटेड, M से मल्टी डायमेंशनल, C से कॉन्टिन्यूअस एंड D से डायनामिक। और जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे ये गोज का कंप्लीट और 2
ये सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। मैं आपको बताया तो बच्चों ये पूरी बीएसटी के लिए, मतलब पूरी बीएसटी में जहां पे भी हेडिंग्स है ये सारी स्लैंग्स इस बुकलेट में है, जो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और आप लोगों के लिए जो फेवरेट है आपके एक्टर एक्ट्रेस जैसे दीपिका पादुकोण, रणबीर शोरी, रणबीर हो गए, ये हो गए, और सनी हो गई, ये हो गई, सनी देओल, लियोन, सब आ गए, तो वो सबसे मिलजुल के हमने स्लैंग्स बनाए। बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। देखो सच बात है, तो थोड़ा ग्लैमर हो तभी मजा आता है पढ़ने में, तो वो चीज है यहाँ पे। आपको बड़ा अच्छे से मैं पूरी बीएसटी याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अब जल्दी से एक बार पहले हेडिंग्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं आज। सिर्फ हेडिंग दीजिए, याद करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग्स याद करिए विद द हेल्प ऑफ दिस। जल्दी से हेडिंग्स याद करिए। मैं इसको याद करने के लिए थोड़ा सा, हाँ करिए जल्दी से याद, स्टैंपिंग भी कर देता हूँ। ये पुलकित का फेवरेट इमोजी है। चल जल्दी से याद करिए। किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं सारी हेडिंग्स। हो गए? हो गए। हो गए, क्या बात है पुलकित। ओके, और सबको याद है? हटाए फिर? चल, वेदिका को तो याद है और सबको। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं मानस से। मानस ट्राई करेगा? सर सारे आदमी में इतने याद हो यार, बता दे, कोई टेस्ट थोड़ी ना, बता। परवेसिव, जी, इंटेंजिबल, ग्रुप ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड। दो है, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी, दो है। ओके, आगे। मल्टी डायमेंशनल, फिर उसके बाद डायनामिक, एक और ऐसा सी से कॉन्टिन्यूअस। बस खत्म यार, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, याद नहीं है तेरे को, राहुल से पढ़ा है बेटा, अब नहीं भूलेगा तू कभी, ठीक है। चलिए अक्षत, आप ट्राई करोगे जरा एक बार? अक्षत की आज पहली बार शक्ल देखी और इतना भोला बच्चा लग रहा है। दूसरे बैच में इसने शक्ल ही नहीं दिखाई, डीपी ऐसी लगा रखी थी, लगता था सबसे ज्यादा खुराफाती बच्चा होगा, इतना भोला बच्चा है। तो हाँ जी अक्षत बताइए। सर परवेसिव, हाँ जी, इंटेंजिबल फोर्स, जी गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल सही, मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड लास्टली डायनामिक फंक्शन। बिल्कुल याद है। एक बार सब बच्चे बोलेंगे अनम्यूट कर दीजिए, फिर हम इसकी डिटेल में शुरू करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से सब बच्चे बोलेंगे, अनम्यूट करिए। पी से परवेसिव, जी से, मैंने तो बोला ही नहीं, जी से गोल गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी। बेटा मेरी गिरीश आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस फटे हुए पर्दे को ठीक करा दो यार, जो भी आपके माइक क्या ये है, प्लीज। सर मेरे माइक में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटा आपको नहीं सुनाई लगता है इसकी माइक में प्रॉब्लम नहीं है, रोज रात को सुनना पड़ता है, रोज रात को सुनना पड़ता है इसको। क्या कह रहा है तू, रोज रात को सुनना पड़ता है? क्यों सुनना पड़ता है जब रोज रात कॉल करता है ना, अच्छा रात को कान फट जाते हैं। यार थोड़ा सा तेरे ना दिक्कत है, तू अब ऐसा कर। सर अब ठीक है? नहीं, और पीछे ना बहुत शोर आता है, और ये एक पहले 1-2 दिन से आ ही रहा है, तेरे माइक में ना कोई प्रॉब्लम है, तो तू एक बार चेक करवाइए उसको। मानता ही नहीं है, कह रहा है कुछ नहीं है, मैंने ले रखा है। एक बार था पुलकित, तू इसके लैपटॉप से क्या ऐसी वीडियो कॉलिंग चलती है तुम्हारी? इसका ये करता है ना यार, रात को कॉल कभी भाई कभार। मैं तुम्हारे इस चक्कर में नहीं जाना चाहता। आजकल वेब सीरीज में वैसे ही ये सारी चीजें ना इसी टॉपिक पे आ रही है, मैं नहीं तुम्हारे से ऐसे तरीके की बातें करना चाहता। थोड़ा सा जेन्युइन बेटा, थोड़ा सा डिसेंसी को मेंटेन करते हैं। चलो आइए। ओके सब बच्चे बोलेंगे पी से, जल्दी से पी से। गिरीश सर मुंह हिलाएगा, और जी से गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, और सी से कंटिन्यूअस, डी से डायनामिक, एम से मल्टी समझ में आगे सारे, ठीक है। एक बार डेफिनेशन फिर से बोलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैं भूल रहा हूं, क्या आती है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting the work done done with the aim of achieving goals एंड एफिशिएंट। याद हो गई? अब बच्चों मैंने ना वैसे पुराने बच्चों को बता रखा है, लेकिन मैं आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नए बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम हो जाएगा, पुराने के लिए एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास एक 6 नंबर का क्वेश्चन लिखने को आता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यही क्वेश्चन अगर आता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसकी पता मैं इसलिए बार-बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी दूसरे बैच में ना अभी एक टेस्ट हुआ, कल ही उसका डिस्कशन हुआ, तो यही क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो इतनी बार बता चुका हूँ कि इस तरीके से लिखना 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने गलत किया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बार बार बताना मेरे को पड़ेगा। तो मैं आपको ना एक बार बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे। पुराने बच्चों को तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार नए बच्चों को बताता हूँ और पुरानों की रिविजन हो जाएगी। अगर आपके पास कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आए, ये आपकी शीट है, देखो आप सब समझ लीजिए, और किसी को लिखना है वो लिख भी लीजिए। ये हमारी शीट होती है, ठीक है। आपकी यहाँ पे एक लाइन होती है, जैसे लाइनें डली हुई है, मैं एक लाइन डालूंगा, ज्यादा नहीं डालूंगा, मैं टाइम इतना नहीं वेस्ट करूंगा। ये एक लाइन डाली हमने, आपको जो और यहाँ पे हमारा एक मार्जिन होता है, ऐसे ही होता है कुछ। दो तीन काम आपको करने हैं कि लेफ्ट साइड में मार्जिन पेपर में होता है, राइट साइड में जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी आपको राइट साइड में मार्जिन डालना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 34 शीट 36 पेजेस का ये होता है बंडल, तो हम इस पे डालेंगे? बिल्कुल आपको लाइनें डालनी है, और उसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा स्पीड की, आप उसकी चिंता मत करिए। जब आपका ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आंसर नंबर यहां पे लिखना है। आंसर नंबर 1 जो भी हमारा क्वेश्चन है वो यहां लिखा। फिर मैनेजमेंट के फीचर्स पूछे, चाहे आपसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया, इस तरीके से कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके सारे फीचर लिखे, पी आई जी जी एम जो भी आपने लिखा, फिर आपने यहाँ पे लिखा इन डिटेल्स। एक नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और ओके, अब आपने यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा, आपने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा फर्स्ट, जैसे लिखा परवेसिव, और यहाँ पे हमने इस लाइन को छोड़ देना, ये लीव कर देंगे। यहां से आपको पहला पॉइंट लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट, तो मतलब पॉइंट में भी आपको पॉइंट में लिखने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट आप लिख लोगे, बस ऐसे ही। फिर दूसरा पॉइंट, एक लाइन और यहाँ पे छोड़ दी हमने, फिर आपने यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा इंटेंजिबल, तो यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर इसके बारे में लिखा, फिर ऐसे लिखा मानस लीव मत करो यार बीच में, हाँ जी, ये लिखा। उसके बाद आपने लास्ट में जैसे 5 का लिख लिया, पांचों पॉइंट ऐसे लिख लिया, उसके बाद आप नीचे यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हम वो लाइन लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताई थी ना, द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वाली लिख सकते हो। अगर वो याद ना हो तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, द अबव डिस्कस्ड आर द 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपके फीचर्स का फ्लो चार्ट हो गया। फिर आपको डिटेल में लिखना है, और डिटेल में लिखने के भी हर पॉइंट के भी पॉइंट में लिखने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम हर पॉइंट के जो सारे जो है हमारे इंटेंजिबल वगैरह, उसके बारे में 2-2 3-3 लाइनें याद करेंगे अभी क्लास में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट डाउन करना चाहता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप लोगों की फर्स्ट क्लास भी है काफी बच्चों की, वो नोट डाउन कर सकता है अपने कहीं पे भी रफ में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? लिख लो, कुछ पूछना है पूछ लो।
करें बच्चे डिस्कस, शुरू करें? लिख लिया सबने? चल ओके, तो अब हमारे जो 7 पॉइंट्स है ना, इन सबके पॉइंट्स के बारे में हम 2-2 3-3 लाइनें याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा परवेसिव। तो बच्चों पहले तो मुझे बताइए कि परवेसिव का मतलब क्या होता है? आप लोग मतलब इंग्लिश में अगर मैं आपसे पूछूं कि परवेसिव का क्या मतलब है, तो मेरे को कोई बताएगा परवेसिव का मतलब क्या होता है? बताइए। सर यूनिवर्सल। समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो अब Yes. ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, तो इसको क्या मतलब हुआ कि इसको कैसे क्या लिखोगे आप इसके बारे में? बताओ, सोच के बताओ, मैनेजमेंट परवेसिव है इसका क्या मतलब है? कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह चाहिए, ठीक है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। चाहे कोई नोट्स नहीं बोलेगा नोट्स रखो बंद, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। खत्म, 2 पॉइंट। तीसरा, वो हॉस्पिटल में भी चाहिए, और वो एक ये तो हॉस्पिटल हो गया नॉन प्रॉफिट, एक प्रॉफिट ले लो, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी चाहिए, पेट्रोल पंप में भी चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा, वो इंडिया में भी चाहिए, आउटसाइड इंडिया में भी चाहिए। तो हमने 4 पॉइंट याद करे, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहला पॉइंट। इट इज रिक्वायर्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्मॉल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एक्सेट्रा। 2 पॉइंट, ठीक है। A petrol pump needs management and so does a hospital. तीसरा point. Also, what the managers do in India, USA, Germany, etc. is the same. बताइए, समझ आ गई बात? एक बार फिर से बोले, एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है, हिंदी में याद करो, इंग्लिश में मत याद करा करो, हिंदी में याद करो। पहले क्या बोला कि सब जगह पे चाहिए, तो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग स्मॉल, वेदर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एक्सेट्रा। पहला। दूसरा, बिग और स्मॉल बोथ। हाँ, बिग और स्मॉल दोनों। हाँ, बिग स्मॉल वो, फिर हमने बोल दिया कि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ, वो इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल, बिग, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये 2। फिर हमने लिख दिया कि वो इट इज रिक्वायर्ड इन अ पेट्रोल पंप एंड आल्सो इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। हमने एक कंट्रास्ट दिखा दिया, पेट्रोल पंप एक प्रॉफिट सेक्टर है, हॉस्पिटल एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर है। एंड लास्टली फाइनली, इट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया एज वेल एज यूएस, एक्सेट्रा। बताइए, समझ में आ गया? इजी है, कोई कोई टेंशन तो नहीं, कोई बात तो नहीं? ओके बेटा, अब आता है सेकंड पॉइंट, इंटेंजिबल। तो मुझे एक बात बताइए, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, फील है। अरे वाह, लेकिन पुलकित टच नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है? फील किया। अरे वाह, देखो पुलकित ने बिल्कुल सही जवाब दिया। किसी चीज को जिसको छू नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते? फील कर सकते हैं। एक्सपीरियंस। हाँ, उसको क्या कहा? क्या कह रहे हैं अक्षर? कुछ कह रहे थे? नॉर्मल भाषा में एक्सपीरियंस कह रहा था। हाँ ठीक है, तो उसको फील किया जा सकता है। तो बात ये है कि मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है जो रखी हुई है, कहीं जाके छू लिया, वहां मैंने मैनेजमेंट को छू लिया, वो दिखती नहीं है, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन उसका जो एहसास है उसको हम महसूस कर सकते हैं। अब कौन बताएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रही है? कैसे पता चलेगा जब कोई चीज दिखती नहीं गिरीश? तो कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रही है? बताइए। अब सब बच्चे तैयार हो जाना शो के लिए। हाँ चले, बोलिए सर। फ्लो की वजह से। अब तो सही है यार, अब तो आवाज नहीं आई। तब बस सेटिंग्स चेंज कर दी ना मैंने। हाँ कर दी ना। अब पुलकित को चिंता, अब पुलकित को दिक्कत नहीं है। अब 2 की जगह शाम को 4 घंटे बात करेगा तेरे से। आज रात को तूफानी करना तुम दोनों, ठीक है? हाँ जी बच्चा, बताइए गिरीश बताइए क्या कह रहे थे आप? कैसे पता चलेगा? सर आपको पता है ना मेरी रात का टाइम, फिर क्यों बोल रहे हो? है क्या बताए? मेरी रात के हिसाब से। अच्छा, आपकी रात के हिसाब से। अच्छा हाँ गिरीश बता, क्या कह रहे थे? कंपनी की फ्लोर मैनेजमेंट से पता लगता है। किससे? फ्लोर मैनेजमेंट से? सर जैसे वो काम कर रही है, फंक्शनिंग और उनके उस सब से पता लगता है कि कैसे मैनेजमेंट नहीं हो तो रही है। मतलब हाँ, कैसे आप बताओगे? कौन बताएगा? राघव आप बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी में मैनेजमेंट हो रही है जब कोई चीज दिख नहीं रही? तो सर अगर वहाँ पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो रहा है तो। अरे कैसे? उसकी अगर गुडविल चल रही हाँ, होगा। ये चीजें मैं पूछ रहा हूँ। जब एम्प्लॉइज हैप्पी है, ठीक है, जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, जब कंपनी सारे गोल्स टाइम पे अचीव हो रहे हैं। बोलना है आपको, जब कंपनी में क्योस नहीं है, कंपनी में कोऑर्डिनेशन है, गोल्स अचीव हो रहे हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एम्प्लॉइज हैप्पी है, एक्सेट्रा। इस चीज से पता चलेगा कि कंपनी में मैनेजमेंट हो रही है। यस और नो? ठीक है, तो आइए बोलते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, बट इट कैन बी फेल्ट। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
The presence of management can be felt when the employees are happy, when the goals are achieved, when there is coordination instead of chaos, when the turnover is increasing, etc. बताइए समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, चले आगे बढ़े. ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी. तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं. कोई मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, कोई वर्कर्स है, कोई टॉप लेवल पे है, कोई कहीं है. हर बंदे के अलग गोल्स है. देखो एक बात बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी में मुकेश अंबानी का कोई गोल है, एक अपना गोल है, और उसकी कंपनी का जो गार्ड्स है, जो उसकी कंपनी में गार्ड्स लगे हुए हैं, क्या उसका भी ये गोल है कि मुकेश अंबानी का जो गोल है, क्या उनका भी ये गोल हो सकता है? नहीं, उनका तो गोल ये है कि बस हमें 2 वक्त की अच्छे से खाना मिल जाए, हमें इतना मिल जाए कि हम अपनी लाइफ को सही से जी ले. तो जितने बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन सबके गोल्स भी अलग-अलग होते हैं. लेकिन जब वो एक पार्ट बनते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, then they all work towards the achievement of common organizational goals. That means management एक ग्रुप एक्टिविटी है, वो सब लोगों को मिलके लेके चलती है. तो इसको बताते हैं क्या मतलब हुआ. An organization is made up of different people who come from different backgrounds having diverse needs. पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, but as a part of the organization, all of them work together to achieve the common organizational goals. Thus management is a group activity. समझ में आ गया बच्चों? 3 पॉइंट समझ में आ गए? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर? ओके, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब हुआ? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है. हॉस्पिटल का क्या गोल होता है? लोगों को अच्छे से ठीक करना. स्कूल का क्या गोल होता है? अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना. किसी भी चीज का अपना एक गोल है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उसका अपना गोल है. मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट उस गोल को अचीव करने में मदद करता है. कैसे? बाय यूनाइटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल. जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट्स को यूनाइट करके मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है. तो हम क्या लिखेंगे? ऑल, ये शख्स कुछ कह रहे हैं, all organizations exist for the performance of some goal. ठीक है, for example, hospitals, the goal of hospitals is to give good treatment to the patients. The goal of school is to give good education to the students. पहला point. दूसरा point, the management unites the efforts of different people in the organization so that the goals are achieved. Therefore management is a goal oriented function. समझ में आया बच्चों? मैनेजमेंट क्यों चाहिए? गोल्स को अचीव करने के लिए. पहला इतना पॉइंट समझ में आ गया. अब मल्टी डायमेंशनल को 2 मिनट के छोड़ते हैं. पहले आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे. कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? यार एक बात याद करो, ये बात आपने सुनते हुए आपको भी कई साल हो गए होंगे और आगे भी सुनना है कि जब आप 10th में, तो आपने मम्मी पापा से जाके फोन मांग लिया, तो मम्मी पापा ने क्या कहा? पहले 10th अच्छे से पास कर ले, फिर दिलवा देंगे. चलो 10th कैसे जैसे पास हो गई. अब आप 12th में आ गए हो. अब आप 12th में जाके कोई फोन मांगेगा तो क्या कहेंगे? पहले अच्छा फोन मांगेगा, ₹1,00,000 वाला, वो आईफोन टाइप. तो वो क्या बोलेंगे? बेटा पहले 12th में अच्छे नंबर लिया, फिर दिलवा देंगे. चलो वो भी आ गए, फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलेंगे अब तो दिलवा दो. वो कहेंगे बेटा पहले एसआरसीसी टाइप किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, फिर दिलवा देंगे. चलो भगवान की दया रही, वहां एडमिशन भी हो गया. फिर आप बोलोगे पापा मम्मी अब तो दिलवा दो. फिर वो क्या कहेंगे? पहले बेटा पापा मम्मा थोड़ी दिलवाएंगे, अपने पैसे से लेंगे. अब तो वही, हाँ ये देखो यही आएगा कि बेटा अब तो तू पहले जॉब ले ले, फिर ले लियो. फिर जब जॉब लग गई, चलो उसके बाद भी चलो आपने मांग लिए पापा मम्मी से, बेशर्मी हो गए कि चलो दिलवा दो. वो कहेंगे बेटा अभी क्या बेटा, अभी पहले शादी कर ले, फिर ले लियो. फिर शादी हो जाएगी, फिर आपका मन ही नहीं करेगा. फिर मोह माया से मन उठ जाता है. जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद खुद ही मन उठ जाते हैं 2-4 दिनों के बाद मोह माया से कि यार ये क्या हो गया. तो फिर खत्म. फिर मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्या लाइफ में ये गोल सेटिंग खत्म होती है कभी? एक गोल बनाया, अचीव हुआ, दूसरा बना लिया, अचीव हुआ, तीसरा बना लिया, अचीव हुआ. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मैनेजमेंट के साथ है. एक गोल अचीव करती है, फिर दूसरा अचीव करने में लग जाती है, फिर तीसरा. तो मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन. ये एक बार होने वाला काम नहीं है. ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है जो चलती रहती है. इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, the 5 functions of management, namely planning, organizing, staffing, directing, controlling, are never finished. They are always going on in the organization. Thus management is a continuous activity. ठीक, समझ में आ गए? लास्ट पॉइंट, डायनामिक का क्या मतलब होता है? बेटा डायनामिक जो वर्ड है, ये पहली बुक में, मतलब पहले 8 चैप्टर में इतना यूज होएगा. डायनामिक का क्या मतलब? बताइए, डायनामिक का मतलब कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूं. डायनामिक का मतलब होता है कोई कुछ ऐसी चीज जो स्टैटिक ना हो, जो चेंज होती रहे, जो रुकी ना रहे, जो चेंज होती रहे. तो हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फोर्स है. इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको एग्जांपल देता हूं.
या कभी 2 साल पहले आप लोगों ने सोचा था कि आप 12th क्लास में ऐसे ऑनलाइन पढ़ोगे? सच बताना, कभी 2 साल पहले आप लोगों ने सोचा था? मजबूरी हुई? कभी हमने भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट हम तो मजाक ही बनाते थे अपने ऑफिस में बैठे हुए, क्या ये यूट्यूब वगैरह पे लोग पढ़ाते हैं, क्या मतलब, क्या ये इससे क्या समझ भी आता होगा बच्चों को? हम तो यही बोलते थे, क्योंकि हमें लगता था फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, आज हम खुद ही उस मोड पे आ चुके हैं। यस और नो? मजबूरी। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस एक डायनामिक एनवायरनमेंट में बिहेव कर रहा है, एक ऑपरेट कर रहा है, जहां पे चेंजेस कभी भी हो सकते हैं और होते ही रहते हैं। अगर हमने उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैनेजमेंट मदद करती है उन चेंजेस को अडेप्ट करने में जिसमें बिजनेस रहता है। तो डायनामिक मतलब क्या है? चेंज हो रहा है, स्टैटिक नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग इन एनवायरनमेंट व्हिच इज फास्ट चेंजिंग, पहला पॉइंट। There are changes in terms of technological, economical, political, legal, etc. Management has to change itself according to the changes in the organization, in the environment to maintain its competitive edge. अब एक बात बताओ, अगर पिछले साल और इस साल मैं ये बोलता कि मैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होता? मैं मार्केट से आउट हो जाता, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन, मतलब जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते और मैं मार्केट से आउट हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो इसमें आप ही का ही नुकसान है और किसी का नुकसान। समझ में आ गई बात? तो हमने 7 में से 6 पॉइंट्स डिस्कस किए। मल्टी डायमेंशनल मैंने अभी छोड़ा है, पहले इन 6 पॉइंट्स को रीड करेंगे। एक बार ऐसा करते हैं, हेडिंग्स एक बार सारी देखते हैं। जानवी वीडियो ऑन कर बेटा, एक बार सारी हेडिंग्स देखते हैं। पी से क्या था? सब बच्चे बोलेंगे पी से pervasive, intangible, goal oriented, goal oriented Goal-oriented. group activity, group activity, activity, multi-dimensional, continuous, Continuous. एंड डी से dynamic, हमें याद है बहुत अच्छे से। आइए रीड करते हैं। कम टू पेज नंबर 1.2। देखो यहाँ पे आप देखो स्लैंग, यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में वो स्लैंग लिखी है, पिक गोस टू एमसीडी, जल्दी से। ओके, देखिए बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है पॉइंट्स। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला, हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, जब मैं आपको मार्क कराऊंगा ना, आप ब्रैकेट बनाते रहना पॉइंट्स के ना, ब्रैकेट। जैसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं ना, तो आप ब्रैकेट करते रहना कि पहला लाइन ये, दूसरी लाइन ये, जिससे आपको याद करने में ऐसे ऐसे करते रहना। जैसे पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, जिससे आपको याद करने में आसान हो। समझ आ गया पॉइंट? तो पैराग्राफ को आप पॉइंट फॉर्म में याद करेंगे। आइए सबसे पहला करते हैं परवेसिव, सॉरी हम इससे कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हम उसी से कर लेते हैं। गोल ओरिएंटेड, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स व्हिच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब हर कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं। पहला पॉइंट मार्क करिए, ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ बेसिक गोल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीस गोल्स। आप इस पर एग्जांपल कट कर सकते हैं, एग्जांपल कट कर सकते हैं, 2 ही पॉइंट आपके काफी है। ठीक है जी, गिरीश समझ आ रहा है? ओके, मानवी, हाँ जानवी, you have video on करो बच्चे। Pervasive, the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economical, social, political. पहला point mark करिए। Second, a petrol pump needs to be managed and so does a hospital or a school. 2 point. And तीसरा, also what managers do in India, USA, Germany is the same. 3 point. ठीक है, चलिए अभी मल्टी डायमेंशनल और बनाया था इसको तो क्या? हाँ, तो वो इसमें पहले में क्लब कर दिया ना मैंने, ये वाला क्लब कर दिया इसमें पहले में, इसलिए मिनिमम आपको 2 लिखने हैं। हाँ, वो इसमें क्लब कर दिया, तो आपको मिनिमम 2 लिखने, मैक्सिमम आप 3 या 4 बस। अब आइए कॉन्टिन्यूअस पे, नेक्स्ट पेज पे। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, और 3 वर्ड्स को ना बॉक्स में डालिए, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्पोजिट एंड सेपरेट फंक्शंस। Planning, organizing, staffing, directing, controlling, पहला पॉइंट। दूसरा, these functions are simultaneously performed by all the managers all the time. अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये लाइन को इतना इंपॉर्टेंट मिल नहीं रहा मेरे को, कौन सा पॉइंट है सर? ये 4th पॉइंट है, नेक्स्ट पेज पे। थर्ड नहीं करा, थर्ड अभी नहीं किया ना, मल्टी डायमेंशनल अभी डिस्कस भी नहीं किया, मार्क करो। The process of management is a series of continuous, composite but separate functions. Underline, highlight करिए, composite, continuous and separate. Planning, organizing, staffing, these functions, दूसरा पॉइंट, these functions are simultaneously performed by all the managers. सर मैंने क्यों करवाया है, अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ये मैंने इसलिए आपको करवाया, ये लाइन आ जाती है
और आपसे पूछा जाता है which feature of, पर सिर्फ ये लाइन आ जाएगी, the process of management is a series of continuous composite and separate functions, सिर्फ ये लाइन आ जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा which feature of management is highlighted over here, ये बहुत बार आ चुका है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मार्कर है, हाईलाइट कर लीजिए, 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए 1 मार्कर, क्योंकि आपको पता ही है आपके 21 मार्कर्स आने हैं, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट चैप्टर से बहुत 1 मार्कर्स बनते हैं। नेक्स्ट, group activity, an organization is a group of different individuals with diverse needs या different needs, पहला point, but as a members of the organization they all work towards the achievement of common organizational goal, दूसरा point, this requires teamwork and coordination, that is management, ठीक है, 2 या 3 point। गिरीश मार्क नहीं करा, कर रहे हो, साइड बाय साइड मार्क करते रहो। सर वो प्रिंट आउट नहीं है ना, तो पीडीएफ में ही वो कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट। प्रिंट आउट निकलवा लो यार, एक बार निकलवा लो यार, कोशिश करिए। सर पेपर ही खत्म हो गया, पीडीएफ जो पेजेस होते हैं प्रिंटर के, इसलिए पापा को बोला। अरेंज कर ले यार, उन्हीं को उल्टा करके डाल ले, ऐसे तो मत कर यार, हाँ ऐसे मत कर, करवा ले कहीं से अरेंज। ओके, आगे चलते हैं। डायनामिक, in order to be successful an organization must change itself according to the goals, according to the needs of the environment which consist of economic, political, etc. पहला, ये इसका जो एग्जांपल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। मैकडॉनल्ड्स है फास्ट फूड जायंट हैज मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन इंडिया। आप याद करो, जो आपको लगता है कि एग्जांपल है बीफ वाला, हाँ वही बताया था। मैं एक बात बताओ, आप लोग गए होंगे आउट ऑफ इंडिया अगर कभी, तो आपको लगता है कि सिंगापुर में आपको मैक आलू टिक्की बर्गर मिलता होगा? नहीं मिलता वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में आके अपने आप को चेंज किया, इंडियन पॉकेट्स, लोगों की औकात देख के, प्लस लोगों का टेस्ट देख के। उनको पता है यहाँ पे लोग 20 रुपए से ज्यादा देने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, बर्गर के लिए, तो उन्होंने बर्गर 25-30 रुपए का, 20-25 रुपए का ही चीज रखी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैकडॉनल्ड्स जैसे बिल्कुल पुलकित ने सही बोला कि जैसे बाहर उनके बीफ बर्गर होते हैं, पोर्क बर्गर होते हैं, सुअर वाले, गाय वाले, वो चीजें इंडिया में नहीं चल सकती उनकी। तो उन्होंने आके सबसे पहले तो उनको हटाया इंडिया के मेन्यू से, और जो इंडिया में चल सकता है सस्ते टिकाऊ 20 रुपए वाले बर्गर, मैकालू टिक्की बर्गर हो गए, ये हो गए, वो उन्होंने मेन्यू में जोड़े। मैकपफ हो गया, वेज पफ हो गया, वो उन्होंने मेन्यू में जोड़े, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को इंडिया के हिसाब से चेंज किया। दैट इज व्हाट डायनामिक इज। ओके, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अच्छा, तो इसका जो मैंने एग्जांपल है उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है? क्योंकि एग्जांपल कई बार पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। It is cannot be seen but its presence can be felt when the targets are met according to plans, employees are happy। अच्छा, ऐसे करो, management cannot be seen but its presence can be felt, felt के बाद ना फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद जो यहाँ लिखा है ना, when targets are met, उसके आगे लिखो this can be felt, this can be felt when, तो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे ना हमारे। this can be felt when targets are met according to plans, employees are happy, satisfied, there is order instead of chaos। तो 2 पॉइंट्स बना दिए। अब एक बस हमारे पास 5 मिनट लगेंगे, हमारा एक पॉइंट रह गया है मल्टी डायमेंशनल, तो वो पॉइंट करते हैं, उसके बाद हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? मल्टी डायमेंशनल पॉइंट कह रहा है कि जब हम मैनेजमेंट की, यहां देखिएगा, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं। आई रिपीट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं। और वो 3 चीजें क्या क्या है? वो 3 चीजें होती है, पहले तो मैनेज करते हैं काम, वर्क, जो हमें काम करना है, क्या, उसको मैनेज करते हैं। फिर हम मैनेज करते हैं पीपल, जो जिनसे वो काम करवाएंगे, कौन। और फिर हम मैनेज करते हैं काम करने के तरीकों को, ऑपरेशंस, कैसे। तो ये 3 चीजों को हम मैनेज करते हैं। पहले बात करते हैं वर्क की। बेटा, अगर कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए मैंने एक हॉस्पिटल ओपन कर दिया, सुनना याद देखना, अभी मतलब रीड मत करो, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। मैंने मान लो हॉस्पिटल ओपन कर दिया, तो ये अगर मैं हॉस्पिटल में मैनेजमेंट ही नहीं होती और हमने ये जो आए रहे आते रहो, बस जिसको भी आ रहा है भर्ती करे जा रहे हैं, उसको एडमिट करे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा मेडिसिन खत्म हो जाएगी, नर्सेस, डॉक्टर्स सब खत्म हो जाएंगे, रिसोर्सेज सब खत्म हो जाएंगे। क्या हम क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएंगे अपने पेशेंट्स को? बताइए, नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला मेरे को क्या करना है, एक हॉस्पिटल, यहां देखिए बच्चों, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी समझने में। मैंने एक हॉस्पिटल ओपन किया, मेरे को बताइए हॉस्पिटल का काम क्या होता है? ट्रीटमेंट, ये मेरा काम है, ठीक है। इस काम को मैंने गोल की, ये गोल नहीं है, ये मेरा काम है,
मैं इसको गोल की शेप दे दूंगा। मेरा गोल क्या है, मैंने देखा, मेरा मैनेजमेंट ने देखा हमारे पास इतने डॉक्टर्स है, इतनी मेडिसिन है, इतनी नर्सेज है, इतने ओटीज है, इतने वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम एट अ टाइम 100 कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम। ये मेरा अब गोल बन गया। अब मेरा जो दिमाग घूमेगा वो सिर्फ इन्हीं गोल्स के अराउंड घूमेगा कि मुझे 100 पेशेंट्स को ठीक से ठीक ट्रीटमेंट देना है। जैसे ही 100 लोग मेरे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, मैं और किसी को नहीं लूंगा जब तक उनमें से कोई डिस्चार्ज नहीं होएगा। यस और नो? अब मुझे बताइए, काम मैं ठीक यही कर रहा हूं जो मैं ऊपर कर रहा था, ट्रीटमेंट ही दे रहा हूं, लेकिन जब तक मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि मुझे लोगों को ठीक करना है, और जब अब मेरे माइंड में गोल है, तो मैं बेटर ट्रीटमेंट किस पे दे पाऊंगा, इस वाले केस में या अब दे पाऊंगा? गोल वाले केस। गोल वाले में, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्शन है कि मुझे 100 लोगों को ठीक करना है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, कोई भी आया जा रहा था मैं रखे जा रहा था, मेडिसिन नहीं थी, किसी के पास कोई डॉक्टर ही नहीं था, ओटी नहीं थे, बेचारे रोड सड़क पर बेचारे सीढ़ियों में पड़े थे पेशेंट। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, कन्वर्ट्स योर वर्क, जो आपका काम है, इनटू गोल्स। आपके वर्क को किसकी शेप देता है, गोल्स की, एंड देन tells how these will be achieved. समझ में आया मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट आपके काम को शेप देता है गोल्स की, और फिर बताता है कि ये गोल्स कैसे अचीव होंगे। ये हॉस्पिटल का एग्जांपल है, चलो एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक स्कूल ओपन कर दिया। सर ये एनपीओज होते हैं ना? नहीं, मतलब एनपीओ भी प्रॉफिट भी हो सकते हैं, मैं प्रॉफिट का भी बता दूंगा आपको, तो मैं प्रॉफिट का एग्जांपल दे दूंगा। पहले स्कूल का लेता हूं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल वगैरह मैक्सिमम तो एनपीओ। हाँ जी, एनपीओस बोलने में ये नॉन एनपीओस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो यही बना रहे हैं भाई आज तो यार। प्रॉफिट कहाँ जाता है, ओनर्स को थोड़ी जाता है। ओनर्स को अच्छा, ओनर्स को ही जाता है बेटा, ओनर्स को ही एनपीओ जाता है। में एनपीओ में तो ओनर्स को नहीं जाता ना। सर मेरी बात सुन, ये जितने भी एनपीओस है ना, ये जेन्युइन एनपीओस नहीं है सर, ठीक है? तो ये हॉस्पिटल सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है आज की डेट में, मानते हैं क्लास ना? में बात थोड़ी देर बता देना एनपीओ क्या होता है। हाँ ठीक है, तो क्लास एक में होने तक बताओ, ठीक है? रुक जाइए तुम। अच्छा, और ये भी बताऊंगा ये कैसे अपने पैसे को ठिकाने लगाते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है? तो स्कूल बताता हूँ, स्कूल में क्या है, स्कूल का काम क्या है, अच्छा वो पढ़ाई, मतलब अच्छी एजुकेशन देना। अगर मैं यही बोलूँ कि मेरे को अपना ये काम करना है, जो बच्चा आएगा मैं उसको रख लूंगा, बट एक लिमिट होती है ना, मैं उससे ज्यादा बच्चों को अच्छी एजुकेशन ही नहीं दे पाऊंगा जब टीचर्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगी कि एट अ टाइम हम 1000 स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि उनको हमें अच्छी एजुकेशन कैसे देनी है। तो ये मेरा गोल बन गया। तो मैनेजमेंट कन्वर्ट्स आवर वर्क इनटू गोल्स एंड देन टेल्स हाउ दीस गोल्स विल बी अचीव्ड। समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? क्लियर है? अब आते हैं पीपल की बात करते हैं। एक बात बताओ, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि ह्यूमन एलिमेंट जो लोग है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है? यस और नो? मानते हो? चाहे टेक्नोलॉजी हम कितनी एडवांस कर ले, लेकिन हम लोगों को नहीं निकाल सकते अपनी कंपनी से। यस और नो? मानते हो ना? भाई एक बात बताओ, मैं वो एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, इसको दिमाग में गलत मत लगाना। अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ जूम के थ्रू, ठीक है, और मैंने कोई मॉडरेटर नहीं रखा हुआ, जैसे आपको पता है स्टार्ट होने में भी मैम आती है और जाने में भी अभी मैम आई थी ना, 5 मिनट के लिए आती है मैम, देखती है। अगर कोई मॉडरेटर ना हो और मैं इसके भरोसे बैठा हूं टेक्नोलॉजी के, तो उल्टी सीधी हरकतें भी हो सकती है। क्यों? समझ रहे हो ना? कुछ बच्चे ने कुछ शेयर कर दिया, कुछ बच्चे ने कोई जोक शेयर कर दिया, मैं वही जोक वो कह रहा हूँ, आप वैसे ज्यादा मत समझना, थोड़ा दिमाग, ठीक है ना? बच्चे ने कुछ चीजें शेयर कर दी, यस और नो? लेकिन अगर हमने मॉडरेटर को रखा हुआ है तो वो ऐसे कुछ होने ही नहीं देगा। जब कुछ ऐसा होने वाला होगा पहले उस चीज को रोक लेके ब्लॉक कर देंगे। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे कंपनी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, human resource will always remain the most important asset of the company. Do you agree with this? मानते हो? और मान लीजिए अब मैं इस वक्त 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10 बच्चे। तो अब जैसे पुलकित ने डाउट पूछा मेरे से, सर थोड़ा एनपीओ के बारे में बता दो। अब देख, टाइम कांस्टेंट है इस वक्त, अगर मैं पुलकित का डाउट क्लियर करता रहता तो और बच्चे लीव करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल इस टॉपिक में। और सच बताओ तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बीएसटी, तो वो लीव करना शुरू कर देते। अब मुझे क्या देखना है कि मेरे को पुलकित को भी नाराज नहीं करना, भाई वो तो मेरा सबसे चहीता बच्चा है, अगर मैंने उसी को नाराज कर दिया तो फिर तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो मेरे को पुलकित को भी नाराज नहीं करना, लेकिन मेरे को औरों को भी नाराज नहीं करना। तो मैंने क्या किया, और वैसे पुलकित ने ही बोल दिया सर आप बाद में करा देना मेरे को, तो मैंने कहा 5 मिनट रुक जाइए, क्लास के बाद मैं तेरे को आज ही समझाऊंगा। इससे पुलकित को एक वो मिल गया एश्योरेंस कि हाँ मेरे को समझा देगा सर, और बच्चों को भी समझ आ गया कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो यही चीज कंपनी में मैनेजमेंट को करनी होती है। जब मैनेजमेंट लोगों के साथ डील करती है तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि एक तो वो
सब लोगों को एक साथ लेके चले, ग्रुप को, और एक वो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को भी पूरी करे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में दो चीजें कंपनी को ध्यान में रखनी है कि एक तो वो सब लोगों को एज अ ग्रुप लेके चल रही है और एक वो हर इंसान की अलग से नीड्स को पूरा कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आते हैं लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ये कहता है कि हर कंपनी का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है कि वो इनपुट से आउटपुट कैसे ट्रांसफर बनाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इन ऑपरेशंस को स्मूथ करने की मदद करती है और कोशिश करती है जिससे वेस्टेजेस कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आई रिपीट, हर कंपनी एक कुछ इनपुट से आउटपुट देती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे वो सर्विसेज हो, कुछ इनपुट लेके आउटपुट देती है। ये जो प्रोसेस होता है इसको ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट ये कोशिश करती है कि कैसे हम ऑपरेशंस को स्मूथ कर सकते हैं जिससे वेस्टेजेस कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। क्लियर हो गया? अब बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपसे पूछने लिखने जानवी आपसे पूछने दिव्यांशी आपसे के सामने क्वेश्चन आया, राइट डाउन एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एनी 5, तो आप मुझे बताओ हेडिंग्स कौन सी लिखते हो, सिर्फ हेडिंग्स बताओ, एनी 5। सुपरवेसिव, जी, मल्टी डायमेंशनल, बस यही रुक जाओ। आप मल्टी डायमेंशनल लिख के आओगे बेटा? नहीं। मल्टी डायमेंशनल का जो डायनामिक, हाँ मैं बताता हूँ, मैं यही पॉइंट था मेरा। मल्टी डायमेंशनल का जो कंटेंट है ना वो 2-3 के बराबर है और लिखने का तो मार्क्स तो एक ही मिलेगा ना, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं? मैं इंटेंजिबल लिख दूं उसी पॉइंट में, यस उसी की जगह, तो पॉइंट मार्क्स तो मेरे को उतने ही मिलेंगे। तो सर अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने भी करवाया क्यों, 2 वजह है। एक तो ये अलग से लिखने को आ जाता है 3 नंबर में, ठीक है, या 1 नंबर में सिर्फ अलग से लिखने को आ जाएगा तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरा, इससे 1 मार्कर्स बनते हैं, इसलिए अदरवाइज आप इसको मत लिख के आना अगर चॉइस आपकी हो। पॉइंट समझ में आ गया? आइए जल्दी से रीड करते हैं और आज की फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। 1 मिनट, आज ये जब पॉइंट हो जाए कोई लीव नहीं करेगा क्लास को, मेरे को 1-2 अनाउंसमेंट्स करनी है। कम टू पेज नंबर 1.2 और पुलकित आप रुक जाना, मैं आपको वो समझा दूंगा। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी व्हिच हैज 3 डायमेंशंस। अंडरलाइन करिए 3 डायमेंशंस। और बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, चैप्टर नंबर 3 में एक वर्ड है डायमेंशंस का, तो उससे और इससे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। दीज आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। बच्चों आपने ऊपर फ्लो चार्ट देखा ना, तो वहीं पर लिख लो वर्क के आगे हिंदी में लिख लो क्या, जैसे मैंने लिखा ना पेज नंबर 2.1.2 का लिखा है? पहले तो फ्लो चार्ट लिखा बना है ना ऊपर, फ्लो चार्ट हाँ। उस पर लिखा हुआ ना वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो वर्क के लेफ्ट में लिखो क्या, पीपल के लेफ्ट में लिखो कौन, और ऑपरेशंस के लेफ्ट में लिखो कैसे, हिंदी में। ओके, आइए अब डिटेल में बढ़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो अपनी पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मत मारना। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। In a factory, a product is manufactured. In a hospital, a patient is treated. पहला पॉइंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स। ट्रांसलेट्स का मतलब होता है कन्वर्ट, लिख लीजिए, ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट द वर्क in terms of goals to be achieved and then tells how they will achieve it, and assigns the means to achieve it मतलब then tells how it will be achieved। समझ में आया बच्चों? ये लाइन समझ में आई? मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड देन टेल्स then assigns means to achieve it। ये लाइन समझ में आई बच्चों? क्या मतलब हुआ इसका कि उसको गोल्स में कन्वर्ट करती है और फिर बताती है कि ये गोल्स कैसे अचीव किए जाए, जो मैंने अभी आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया। समझ में आ गया? इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए बच्चों, अच्छे से हाईलाइटर रखिए अपने पास, हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अलग से आ जाता है सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। Despite all the developments in the field of technology, getting work done through people is still a major task for a manager। मतलब चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन लोगों से काम निकलवाना अभी भी सबसे मुश्किल काम है। इट हैज 2 डायमेंशंस। देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की भी 2 डायमेंशंस है, कौन क्या क्या? इट इंप्लाइज डीलिंग विद द पीपल एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स, हर बंदे से अलग से एक कम्युनिकेशन रखना, और दूसरा इट आल्सो मींस डीलिंग विद देम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पुलकित वाला। समझ में आया बच्चों? तो ये दोनों डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल की भी 2 डायमेंशंस है। लास्टली, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। पहला पॉइंट। दैट सेकंड, दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग input into input material
and technology into the desired output for consumption. बेटा इसमें ना एक लाइन ऐड करिए, यहाँ पे थर्ड लाइन ऐड करो, यहाँ पे एक थर्ड लाइन ऐड करिए। गिरीश आप रफ में लिख लो, बाद में ऐड कर लेना। जिन बच्चों के पास पीडीएफ है, प्रिंट आउट नहीं है, वो कहीं रफ में लिख लो। लास्ट लाइन, मैनेजमेंट tries to smoothen this process, management tries to smoothen this operations, management tries to smoothen this operations so that wastages are reduced, so that wastages are reduced and efficiency is increased. Sir, wastages after are reduced के बाद and efficiency is increased. अच्छा, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए बच्चों, जो नए बच्चे हैं उन वो मेरे को एक बार शाम को मेरे से बात कर देना, अगर किसी को करनी हो वो शाम को कर देना, अभी मत करना। एक मिनट रुक जाइए। वैसे मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि हम बहुत इसी तरीके से सारा कोशिश करते हैं और हम ऐसे ही एक डेढ़ क्वेश्चन ही क्लास में करेंगे। अभी कोई लीव नहीं करेगा। आज का होमवर्क नोट डाउन करिए। सबसे पहले हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 12 बजे है, थर्सडे को सेम टाइम पे। ये जो 12 बजे का टाइम है ट्यूसडे और थर्सडे का, ये सिर्फ 9 और 10 जून तक है। मतलब जैसे आपके जून में आपकी जो स्कूल रीओपनिंग तक है, ये मैक्सिमम जून 10 तक ही होगी सबके स्कूल, तो तब तक ये चलेगा। उसके बाद फिर हम अपने टाइम को चेंज करेंगे। सबसे पूछ के, जो भी बच्चे इस बैच में है सबसे पूछेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका होमवर्क क्या, पहले आप नोट डाउन करिए, और ये होमवर्क आपको मुझे आज शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह 12 बजे तक भेजना है। आपको डेफिनेशन लिखनी है मैनेजमेंट की। एक बार मेरे मन के लिए एक बार जल्दी से बोलते, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, एक बार getting the Getting the work done. process of getting things done with the aim of achieving goals by achieving effectively goals efficiently. efficiently and effectively. एफिशिएंट। मानस वीडियो ऑन करो। आपका होमवर्क लिखिए बच्चों, सब बच्चे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन 2 टाइम्स, इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन 1 टाइम, एफिशिएंसी की डेफिनेशन 1 टाइम। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, डेफिनेशन 1। उसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की हेडिंग्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की सिर्फ हेडिंग्स 2 टाइम्स, एंड डिटेल में हर पॉइंट के बारे में 2 मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम 3 एक बार। मतलब डिटेल में एक बार लिखना है और हेडिंग सिर्फ अलग से 2 बार लिखनी है, ठीक है। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन 2 बार और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एक बार। बच्चों मैं आपको बात बताता हूँ। अब आपको लगेगा सर हम इतने बड़े हो गए, हमने हेडिंग हम नहीं लिखेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन बच्चों ने भी किया, आप सबसे पूछ सकते हो। जब मैं होमवर्क चेक करता हूँ ना, तो मुझे आपकी गलतियां पता चलती है, आप कहाँ गलतियां कर सकते हो, ठीक है। मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर पेपर में मैं उन गलतियों को देखता हूँ कि आपने वो गलतियां पेपर में भी की है कि नहीं की। तो जैसे दूसरे बैच का टेस्ट हो चुका है, तो जो बच्चे जो गलतियां होमवर्क में करते थे, मैं उनको चेक करता था उनके पेपर में, और जब उन्होंने पेपर में वो रिपीट की तो मैं उनको बता पाया। तो ये आपके फायदे के लिए, प्लीज अपने होमवर्क को टाइम से करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, एक मिनट, तो वैसे मैं एक मिनट जनरली पूछ रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको सबको क्लियर है, समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं। वैसे आपको थर्सडे को 12 बजे मिलना है, ठीक है। चलिए, अब तो नए बच्चे निकल सकते हैं, पर पुराने बच्चे रुक जाइए, मेरे को पुराने बच्चों से वैसे भी एक बात करनी है। नए बच्चे जा सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।